प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर भरपूर एहतजाज किया। लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया, कैंट कचहरी में पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें बुलाती रही लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। वहाँ पर भी शाम तक समाअत चलती रही। फिर उनको F8 कचहरी में पेश किया गया। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो उनके रहनुमा थे वो सरापा एहतजाज रहे। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, F8 कचहरी में भी बहुत से लोग जब उनको पेश किया गया तो वहाँ पर मौजूद थे। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और कहा गया कि फवाद चौधरी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे इलेक्शन कमीशन के लिए, जो पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, वो अल्फाज मुनासिब नहीं थे, ये उनको नहीं अदा करने चाहिए थे और ये धमकी के ज़ुमरे में आते हैं। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं उनके ख़ानदान को धमकियां दी हैं, ये हुकूमत का मौक़िफ़ था। लेकिन असल में सूरत हाल क्या है और इस गिरफ्तारी से और जिसके बारे में और मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन इसके बहरहाल सियासी एक्शंस तो ज़रूर हैं, इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर है, इसका फ़ायदा किसको हुआ है, नुकसान किसको हुआ है और इसमें क्या कोई आईनी और कानूनी तौर पर सुकुम मौजूद है जैसे कि फवाद चौधरी के वकला क्लेम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ पंजाब में कुछ और चीज़ें भी, इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश, बल्कि खबरें ये थी या खदशा जाहिर किया गया कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इसी सिलसिले में रात भर कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क में जमा रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई या इस सिलसिले में कोई कोशिश भी नहीं दिखाई दी। तो क्या इमरान खान को भी आइंदा दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है? और फिर इलेक्शन की तारीख जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कंसर्न दिखाई देती है। तो इस पर जो है वो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अंदीब अब्बास साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया अंदीब साहबा, खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर कानून भी हैं और JUI के साथ आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। और राजा आमिर अब्बास साहब मुझे कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मरियम औरंगज़ेब को मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूँ, जो कहती हैं कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। अगर सियासी तौर पर लोगों को गिरफ्तार करना होता तो सफ़े अव्वल के तमाम लोग अंदर होते। क्या कहा है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, सुन लीजिए। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। 9 माह से हम हुकूमत में हैं और 9 माह से जो ज़बान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। जी अंदीब साहबा, ये एक सियासी गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें इमरान खान ने एक आईनी इदारे के लोगों को धमकियां दी, जो FIR का मतन है, जो FIR में लिखा हुआ है। आप इस पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं समझते कि फवाद चौधरी साहब ने गलत बात की? देखें, वो जो मरियम स्क्वायर है ना, मरियम जो सीनियर है और ये जो उनकी ख़ास स्पेशल सर्विस जो वो उनको जिसको कहते हैं मिनिस्टर हैं जी, इनकी वो क्या कहते हैं ना, वो स्टेपनी है वो। ये जो है ये इनका वाकई माशाल्लाह हाफजा जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि देखें, ये वो हैं जो कि आपको 1 करोड़ दफ़ा अपने चैनलों में दिखा चुके हैं, जो मरियम ने कहा हुआ है और हर सोशल मीडिया पे वो लगा हुआ है। कौन सा इदारा नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये 5 बुत जो बैठे हैं के बारे में कहा, और उसके अलावा याज सादिक ने जो कहा कि जी इंडिया से इनकी कांपें टांग गई थी, नाम लेके कहा कि जी बाजवा साहब का। जो हिस्ट्री इनकी है माशाल्लाह, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करने की, और जो इनका है वो तो कोई मैच नहीं कर सकता, बिल्कुल मैच नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो यही है कि आज मुल्क जो है वो तकरीबन बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, टोयोटा, सुजुकी, निशात, पैकेजेस, हर तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जी एक रोने का और आपा धापी पड़ी हुई है इंडस्ट्री के अंदर। 70 लाख बंदा टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं जी हम निकाल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी मुसलसल नीचे गिर रही है। आपके रिजर्व्स जो है वो 16 बिलियन से 4 बिलियन, वो कहते हैं जी अब तो दिखाने ही बंद कर दिए बिकॉज 4 बिलियन से भी कम हो गए।
और आप बैठ के यहाँ 5-5, 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जी कि इमरान खान फलाना और ये ढींगना, और इमरान खान फलाना और इसको निकालना है और इसके चने चबवाने हैं और इसको कुचलना है और इसको उड़ा देना है। मतलब दिस इज सारा दिन वो ये कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब इन्होंने केसेस किस पे किए थे और इन्होंने वही बंदा वापस ले आए हैं, बिलाल कमियानी। आपको पता है ना कि ये वो बंदा है जिसने 25 मई के बाद सही है, लेकिन मसला ये अंतिम सभा के जिन बयान का हवाला दे रही हैं कि नून लीग के रहनुमाओं के ये बयान थे, ये सब आपके ज़माने में दिए गए, तो फिर आपको भी उन पर या तो मुकदमात बनाने चाहिए थे या रोकना चाहिए था, अगर आप समझते हैं मुल्क दुश्मन या इदारों के खिलाफ बयान दिए गए थे। एनीवे, इसमें आज जो फवाद चौधरी साहब ने अदालत में पेश होकर और फिर यहाँ पर एफएड कचहरी में भी और लाहौर में भी कैंट कचहरी में उन्होंने कहा कि मुझे हथकड़ियाँ डाल के लाया गया। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब को जिस तरह मुंह पे कपड़ा डाल के पेश किया गया और उन्होंने कहा भी अदालत में जाके कि मैं कोई दहशतगर्द हूं कि मुझ पर मुंह पे कपड़ा डाल के और हथकड़ी लगा के ला गया है, और उन्होंने कहा कि 1500 पुलिस एहलकार बाहर खड़े किए गए, आप समझते हैं कि एक सियासी शख्सियत के साथ, एक वकील के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? वकला तंजीमों ने भी इस पर एहतजाज किया है। देखिए, फवाद साहब चूँकि वकील है तो मैं इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता। इसमें मेरा उनके साथ, भाई के साथ एक ताल्लुक़ भी है और इवन उन्होंने मुझे मेरी फेवर में कभी वोट भी कास्ट किया हुआ है, तो मैं नहीं उनके ख़िलाफ़ या उनके इस मामले में बात करना चाह रहा। मगर एक बात दिलीप साहबा को शायद याद करवा दूँ कि उनके दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट लाजज में JUI के लोग हमला किया गया, जिसमें मैं भी शामिल था। पुलिस के ज़रिए, रेंजर्स के ज़रिए उन 2 हमारे MNAs को उठाया गया, एक MNA को मारा गया, मैं सेनेटर था, मुझे मारा गया। मेरे ऑफिस पे जो ना नोटिस इनके ज़माने में CDA की तरफ से जारी करवाया गया कि जी ये जो रेजिडेंशियल है ये अदर देन रेजिडेंशियल पर्पसेस यूज़ होता है। मेरे ऑफिस में एक दफ़ा लोग घुस गए और आके उन्होंने सबको यरगमाल बनाया। ये सारा कुछ जो है ना ये इनके दौर में होता रहा और इनकी छतरी के नीचे होता रहा। तो ये सारा कुछ जो है ना वो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शायद ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है, इसको हम अपोज करते हैं। मगर जो है ना ये सारा कुछ इनके दौर में भी होता रहा और वो उस वक्त इनको बुरा नहीं लगता रहा, उस वक्त ये उसकी जस्टिफिकेशन देते रहे। आज पता नहीं आज क्या इनके पास जस्टिफिकेशन है। आज इसलिए हो रहा है कि चूंकि आपके साथ भी ये हुआ था, अब इसलिए आप दोबारा हो रहा है या बदले में हो रहा है? नहीं, मैं इस बात को फेवर नहीं करता। मैं फवाद को फेवर कर रहा हूं। मैं फवाद के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो वकील है और इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। मगर बज़ाहिर जो है ना इस मामले का हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मेरा ख्याल कंप्लेंट करवाई है जो मैंने सुना है। मगर स्टिल जो है ना मैं उसके किसी वकील दोस्त के खिलाफ जो है ना वो इस तरह से फरीक नहीं बनता, इवन गवर्नमेंटल पार्टी में होने के बावजूद भी जो है। ठीक है, चलें राजा आमिर अब्बास, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि फवाद साहब भी वकील हैं और आप भी वकील हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि फवाद साहब ने गलत बयान दिया, सही पकड़े गए हैं, 8 दिन का रिमांड, फिर जिस अंदाज में उनको पेश किया गया, आपका कमेंट क्या है इस पर? देखिए, मैं भी वकील हूँ, फवाद साहब भी हैं, कामरान भी वकील हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि हम कहते हैं कि जी चूँकि वो वकील हैं तो इसलिए हम उनके खिलाफ या उनके हक में कोई बात नहीं करना चाहते। हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हम बात करते हैं आईन पाकिस्तान की जो कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जो कि आपको इजाज़त देता है अपनी ओपिनियन फॉर्म करने की। हम बात करते हैं कानून की कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझ रहा है कि जी कोई ऐसी बात हुई है, तो माजी में भी आपने देखा कि कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में भी सज़ा है 1 से 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। वो प्रोसीडिंग्स गालिबन ऑलरेडी चल रही हैं। अगर इफ़ आई एम राइट, मुझे अभी सही तरीके से इल्म नहीं है, तो वहाँ पे अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ये जो दफ़ात लगाए हैं, तो एज ए वकील तो कम से कम कामरान साहब बता सकते हैं कि एज ए वकील क्या ये दफ़ात अट्रैक्ट होती हैं, क्या इन दफ़ात के तहत सिडिशन या अदारों के ख़िलाफ़ या ये बातें, कोई इन दफ़ात का पर्पस ये है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो PTI के अपने दौर में भी बात हो रही थी कि जी हम बड़ी रिफॉर्म्स ले रहे हैं, ये वो अंग्रेज़ की दी हुई दफ़ात है कि जिसके तहत वो पाकिस्तान इस एरिए में, इस खत्ते में
कंट्रोल करना चाहते थे, लोगों को दबाना चाहते थे, आवाज़ को दबाना चाहते थे, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कर्टेल करना चाहते थे, उन दफात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। और आपने देखा कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हालिया आपकी अपनी बिरादरी के ख़िलाफ़, जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ इसी किस्म के बेतहाशा केसेस आए, उसके बाद और केसेस आए, और अल्टीमेटली अदालतों ने या तो FIR क्वॉश कर दी, उनको ज़मानतों पे छोड़ दिया, और कहीं भी किसी जगह भी जो सरकार है वो ये बताने से कासिर रही कि बताइए इसमें जुर्म क्या है। अगर एक लफ्ज़ यूज़ कर लिया है उनके खिलाफ तो उनसे पूछा कि जी ठीक है, बहुत गलत किया होगा। मैं खुद एक केस ये जो दफात हैं ये बगावत की हैं, दहशतगर्दी की हैं, और कौन से अल्फाज FIR के मतन में आपको लगता है कि इन अल्फाज की वजह से ये दफात डाली गई हैं? ज़ाहिर है उसमें दो चीज़ें, एक तो मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो जिस पर एतराज़ बज़ाहिर लगता है, दूसरा ये कि ख़ानदान को मुखातिब किया गया कि जी आपके ख़ानदान के लोग, और ये तो आपको क्या लगता है कि किन अल्फाज को की वजह से ये वाली दफात डाली गई हैं? मैं एज ए लॉ स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि ये जितनी दफात डाली गई हैं उसमें से उसको जितना भी आप अपने इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर ले, ये किसी भी तरीके से एक उसमें से भी जो प्रोविजन ऑफ लॉ है PPC की दफ़ा है वो अट्रैक्ट नहीं करती। भले से एथिकली उन्होंने गलत किया, या कॉन्टेम्प्ट के जुमरे में अगर कोई बात समझी जाती है कि जी तौहीन कर दी अदालत की, तो एक सेपरेट प्रोसीडिंग है। लेकिन ये क्या कि सफ़ेद चादरें डाल के आप ला रहे हैं, आप इस तरीके से रात को अदालतें खुलती हैं, ये हो रहा है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में अगर मैटर चल रहा था तो क्या वजह थी कि इतनी जल्दी में आपको ये मूव करना पड़ा? तो दिस ऑल शोज, जैसे कामरान साहब ने बात की कि ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गया है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग ये हो रही हैं और ये उसी की कंटिन्यूटी है। और ये होते होते अब उस नहज पे आ गई है कि जिसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो पूरे सिस्टम को हो रहा है, कि जिसमें अफराद या सियासतदान या दूसरे तो अपनी जगह, अदारों को मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये अदारों के समझने की बात है कि इसका अल्टीमेट नुकसान जौन सा है वो अदारों को हो रहा है। और इस चीज़ को देखिए, हम और आप सिर्फ नहीं देख रहे, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज कर रहा है। ये वही फवाद चौधरी हैं कि जो कि BBC पे आपको अक्सर नज़र आते हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ अक्सर इंटरेक्शन में होते हैं, जो कि इस मुल्क के इंफॉर्मेशन के साबका वजीर रह चुके हैं। तो अगर ये चीज़ें बैरून मुल्क जाएंगी तो फिर आप या यूनाइटेड नेशंस में जो ह्यूमन राइट्स की कमेटीज ऑलरेडी जर्नलिस्ट के बारे में, दूसरों के बारे में ये बातें कर रही हैं, तो बड़ा एक सीरियस कंसर्न है हमारे मुल्क के ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है और जो अदारों का कारकर्दगी है। तो इसमें सवालिया निशान नहीं जी, ये तो अभी बिल्कुल जवाब आ चुका है। सवाल नहीं है, जवाब आ गया। अच्छा ठीक है, ये बताइए अंदलीब साहबा कि जो आप अभी कामरान साहब ने कहा कि आपके ज़माने में भी ये कुछ होता रहा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है। आज मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा था कि किसको गिरफ्तार नहीं किया गया, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, फिर आपने उनको साद रफ़ीक साहब को गिरफ्तार किया, किसको छोड़ा आपने उनकी मेन लीडरशिप में? तो जब इतनी गिरफ्तारियां आपके ज़माने में होती रही हैं, तो अब यह गिरफ्तारी अगर हो रही है और ये गैर सियासी है तो आपको क्या एतराज़ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इनके केसेस थे ये 97-98% वो केसेस हैं जो 20 साल से इन्होंने एक दूसरे पे किए हुए थे। हमने आके, मेरे ख्याल है वो जो शहबाज शरीफ वाला केस है वो मेन केस था जो हमने किया। बाकी सारे तो ये वो केसेस हैं जब ये एक दूसरे के खिलाफ होते थे ये फाइलें ऊपर ले आते थे, जब एक दूसरे के साथ मुकमुका करते थे तो फाइलें नीचे ले आते थे। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के ऊपर जो चौधरी निसार ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, आज हम नहीं कह रहे, वो उन्होंने बताया कि जी अयान अली 81 दफा दुबई गई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे लेके, और उन्होंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई और ये बताया। ये मैं तो नहीं कह रही, मैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आप लोग दिखाते रहे उनकी बात कर रही हूँ। ये तो वो केसेस थे जिनके बारे में ये आपस में कस्में डालते थे। आपको पता है कि ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, बेनजीर भुट्टो का कहना कि जी ये पैसे लेके हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ आता है, असद दुरानी से इसने पैसे लिए, फिर उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इसने मेरी हुकूमत गिराई, और डॉक्यूमेंटेड है ये सारा, ये आपस में जो इन्होंने किया। अच्छा, उसके बाद बताएं कि जो SGS को टेक्ना का केस था जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने
इनको मिनिस्टर 10% कहा, हमने तो नहीं कहा, ये तो 10-20 साल कहते रहे इंटरनेशनल मीडिया। फिर पनामा लीक्स हम तो नहीं लेके आए, जो 160 मुल्कों में इनकी तस्वीरें आती रही और उस पर तफसील आती रही, वो हमने तो नहीं किया। अब बात ये है कि ये जो केसेस इनके हैं, मैं तो कह रही हूँ कि मेरे पे 7 केसेस किए, मेरे पे 4 दहशतगर्दी का और मेरे पे एक कत्ल का केस भी। अब आप बताएं कि अगर इस किस्म के हम लोगों पे केस, आप 100 दफा करप्शन के केसेस करें, आपने तोशा खाना का केस निकाला, हमने सारा बता दिया कि जी हमने दिया था और उसको पैसे देके ले लिया। जब अदालत ने कहा कि इन सब के तोशा खाना के तोहफे लाए, एक इनका जो अली बलोच था उसने अब विड्रॉ कर लिया केस, और यहां इनके वकील ने कहा कि जी वो इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, हम रिवील नहीं कर सकते। तो ये तो इनकी आप हरकतें देखें, क्या कंपैरिजन है, मुझे बताएं। ये जो सारे केसेस हैं इनके, ये तो आपस में ये कर चुके हैं, और ये केसेस, और कब आपको नहीं पता, कहते थे कि जी घसीट के हम ले जाएंगे और इनके पेट में से करप्शन का पैसा निकाल के ये करेंगे वो करेंगे। तो ये हमारे दौर में अगर उस पे उसको क्या नाम है, फवाद चौधरी को केस कर दिया बगावत का, या मेरे पे 7-8 का केस कर दिया दहशतगर्दी का, केसेस हो रहे थे वो करप्शन पे हो रहे थे और आज बयानात पे हो रहे हैं। सही है। अच्छा, लेकिन अता तारड़ साहब ने अंदीप साहब ने कहा कि जिस तरह निहाल हाशमी को 6 महीने की सजा हुई थी, तो वही उसी तरह की धमकी है ये भी। मैं आपको सुनवा देता हूं, जरा अता तारड़ साहब की बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मैं लाहौर हाईकोर्ट के भी जज साहब से इल्तिजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद, अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है और आप टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्यामत आ गई है। जी अंदीप साहब, आप निहाल हाशमी साहब ने भी कमोबेश ऐसी बात की थी बतौल अता तारड़ के। देखिए, मैं उनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि इंसाफ का मयार दोहरा नहीं होना चाहिए। एक तरफ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसको सबने लाइव दिखाया, गोलियों से छलनी किया गया, वो आज तक अपनी FIR नहीं रजिस्टर करा सका। और एक तरफ ऐसी फुर्तियां होती हैं कि मेरे ऊपर 7-8A का केस बना दिया दहशतगर्दी का। तो आप सोचें, और उसके बाद सारे थानों में मेरे ऊपर, सारे जो लाहौर के थाने हैं, ये जो बिलाल कमियानी साहब वापस लाए गए हैं, ये किस लिए लाए गए हैं? क्योंकि इन्होंने हम पे अब आंखें बंद करके ये नहीं देखा कि कोई बच्चा है, बंदा है, परिंदा है, कोई है, जो केस है ठप 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 करके लगा दिया। तो मैं तो ये बिल्कुल यकीन करती हूँ, अगर इंसाफ का मयार बराबर होता, मैं आपको बता रही हूं कि ये 4-4 दफा प्राइम मिनिस्टर ना बनते। आप देखें जो इनके कब्जे ग्रुप्स हैं, ये पूरी एक फाइल है जो कोर्ट केसेस ने इनको कब्जे ग्रुप पे किया हुआ है और इन पे सजाएं हुई हैं सारे PDM के लोगों पे। खुरम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, कि कैसे इन्होंने पेट्रोल पंप बनवाए हुए हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। आप देख लें कि नजम सेठी ने लोक विरसा के ऊपर अपनी वो जो बनाई हुई है उस पर केस था। तो ये हमारे से पहले के केसेस हैं, और ये मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपने उठ के, मैंने तो बोली भी नहीं तो मुझे उठा के आपने 7-8A इंसाफ का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, तारड़ साहब कह रहे हैं। और मैं राइट, कामरान मुर्तजा साहब बिल्कुल सही है। कामरान मुर्तजा साहब, इंसाफ का मयार दोहरा नहीं होना चाहिए, अगर कोई धमकियां दे तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन खुद अता तारड़ साहब पर भी माजी में ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने धमकियां दी, राना सनाउल्लाह पर लगा। ये भी सुन लीजिए कि राना सनाउल्लाह, अता तारड़ साहब ये क्या कहते रहे हैं ऑफिशियल्स को, इदारों को, जजेस को, सुनिए। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करें। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। आप उन हदूद को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं कि जिसके बाद शायद फिर जो है ये मुल्क जो है ये रहने के काबिल ना रहे। मैं ये वादे पैगाम दे देना चाहता हूँ CPO साहब को भी, RPO साहब को भी, और आपके हुकूमत के लोग जो असला लेके फिरते, हमारे पास असला कोई नहीं होता, उनको आप नहीं रोकते।
इनका असला लाइसेंस चेक करने के बहाने से आपने आज मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक एक जख्म का बदला लेंगे और अगर ये ज़िमनी इंतखाब पुलिस ने लड़ना है तो पुलिस से निपटना हम जानते हैं। पुलिस से निपटना जानते हैं, आप के एक एक जख्म का आपसे बदला लेंगे और आपने भी इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। चीफ सेक्रेटरी साहब, ये फवाद चौधरी के बयान ज़्यादा सख्त है या राना सनाउल्लाह तातर के बयान ज़्यादा सख्त है? कामरान साहब, दो बातों का जवाब आपको देता हूँ। वैसे इंसाफ का निज़ाम वाकई दोहरा है। अगर वो दोहरा ना होता, जो अभी मेरी बहन कह रही थी कि जी वो मुकदमा नहीं दर्ज करवा सके, इमरान खान साहब का हवाला दिया, तो अगर ये दोहरा निज़ाम ना होता तो अभी तक ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा होता कि वज़ीराबाद में एक आदमी क्लेम करता है मुझे गोलियां लगी और उसके बाद उसके हॉस्पिटल जाने के लिए उसको 2-3 घंटे दूर जाके वो करता है। अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक होता तो ये गोलियां जो है ना, ये अभी तक जो है ना, ये प्रॉपरली इसका पता चल जाता कि ये कैसा है कि लॉजिक को अपील नहीं करता एक मामला कि किसी को गोलियां लगी हों और वो 2-3 घंटे ट्रेवल करके किसी और एक पसंद के हॉस्पिटल में जाए। कोई पिकनिक मनाने तो नहीं जा रहा। वाकई ये निज़ाम इंसाफ में कोई ना कोई खामी तो यकीनन है। अब बात आ गई कि जी जो कुछ ये कह रहे थे, राना साहब कह रहे थे, तारड़ साहब कह रहे थे, चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहा होगा, मेरे बारे में कहा होगा, आपके बारे में कहा होगा, यकीनन तो उन लोगों ने इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया। अगर दर्ज करवाया तो वो भुगत रहे होते या भुगत रहे होंगे, अगर नहीं करवाया तो नहीं भुगत रहे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, भले मेरी सारी हमदर्दियाँ जो है फवाद के साथ हैं, मेरी दोस्ती ताल्लुक, मगर मुकदमा किसी और ने दर्ज करवाया भाई, गवर्नमेंट ने नहीं दर्ज करवाया। तो अगर इसमें मुकदमा दर्ज कराने पे, अगर आप मुकदमा किसी पे खुदा न खास्ता दर्ज कराने चले जाते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसके बाद कानून हरकत में आ जाएगा, उसके बाद इसमें गवर्नमेंट को एक्यूज करने वाली कौन सी बात है या बाकी लोगों को एक्यूज करने वाली। अदारे अपना काम कर रहे हैं। अगर वो गलत मुकदमा दर्ज करवाया होगा उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो उसके बाद 182, 211 हो सकती है। तो ये इंसाफ के दोहरे निज़ाम में, तेरे निज़ाम में न जाइए। इंसाफ का अगर दोहरा निज़ाम ठीक होता तो एक बंदे को हर रोज़ एग्जेम्पशन ना मिल रही होती और दूसरों को जो है ना वो हर रोज़ जो है ना वो जेल में ना बैठे होते या थानों में ना बैठे होते। ये सारा कुछ चल रहा है, बस ये इसके ऊपर जो है ना बस चलता है मामला। हमारा मसला ये है कि जब आपके बारे में कोई प्रॉब्लम होगा मैं कहूँगा नहीं आप गलत हैं, जब मेरे बारे में वही प्रॉब्लम होगा मैं कहूँगा नहीं वो तो ठीक है बिल्कुल, और मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशंस आ जाएंगी। कोई और अगर फर्ज करें इस तरह से अदालतों में पेश ना हो तो उसके बारे में कल हम क्या कहते थे ये भी जरा दिखा दीजिए। सही है। इमरान खान अदालत के सामने पेश क्यों नहीं होते? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके 2-3 और इश्यूज भी हैं जिसको साथ साथ हम जरा डिस्कशन में ले आते हैं। एक तो ये कि इलेक्शंस की ये सारी जो इस वक्त हमें हलचल दिखाई दे रही है, ये इलेक्शन के लिए दिखाई दे रही है और इलेक्शन कमीशन पे भी फवाद चौधरी ने जो बात की है वो इसी पर्सपेक्टिव में की है, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं लेकिन उसकी तारीख अभी तक नहीं आ रही। तो इलेक्शन की तारीख आ जानी चाहिए थी अब तक कानूनी तौर पर, या नहीं आनी चाहिए थी, या ना आए तो उस पर कोई गैर कानूनी अमल नहीं है, कुछ दिन बाद भी आ सकती है। फिर मरदमशुमारी का एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है कि 1 मार्च से मरदमशुमारी शुरू होगी। क्या मार्च में होने वाली मरदमशुमारी जो है वो इन इंतखाबात पर, जिसका शायद अब से चंद दिन में तारीख दे दी जाए, उस पर कोई इम्पैक्ट हो सकता है? ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, इस वक्त जो बेसिकली जो हीट ऑफ द मोमेंट है या जो सियासी दर्जा हरारत की बुलंदी हम देख रहे हैं वो इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में है। इमरान खान इलेक्शन मांग रहे हैं, हुकूमत इलेक्शन में जाना नहीं चाहती और फवाद चौधरी का इल्ज़ाम यह था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की मर्ज़ी पे चल रहा है। और अभी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो थे उसमें हमने देखा भी कि इलेक्शन कमीशन ने पहले इनकार कर दिया हुकूमत को कि जी हम ये हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते, यूनियन काउंसिल्स की तादाद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फिर बात मान भी गए और जाकर अदालत में खड़े हो गए हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ। तो शायद यही वजूहत है कि ये इलेक्शन कमीशन पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन की तारीख कितने दिन में आनी चाहिए? देखिए, मैं ख्याल गालिबन आर्टिकल 105 है जी, 105 जिसमें ये दिया हुआ है कि जी जो गवर्नर होता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसने 2 बुनियादी चीज़ें करनी है। एक केयर टेकर उन्होंने लगाना है जो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, CM है या प्राइम मिनिस्टर है, व्हाटएवर। और नंबर 2 उन्होंने जो इलेक्शन है उसकी डेट देनी है। ऑल्दो उसमें लिखा हुआ नहीं है कि एज सून एज या कब देनी है,
लेकिन उसका तरीका ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है उसका पर्पस तो इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, और उसका कोई पर्पस नहीं है। उसका कोई पर्पस नहीं है कि रातों रात आपने इंतज़ामी चेंजेस करनी है, रातों रात आपने और ऑफिसर्स चेंज करने हैं, आपने विद इन 24 आवर्स ये कार्रवाइयाँ करनी है। ये इंटरिम गवर्नमेंट का पर्पस नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है। उसका पर्पस है कि आपने स्पीडली मूव करना है टूवर्ड्स इलेक्शन, और इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर होना है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब को इसकी तारीख लाजमी देनी चाहिए, और ताकि लोगों को पता हो। देखिए, इलेक्शन ऐसे तो नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग आप यू गेट अप और आपको कहेंगे जी कल इलेक्शन है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल बनाना है, उसमें स्क्रूटनी होनी है, उसमें नॉमिनेशन आना है, लोगों ने तैयारी करनी है, पार्टी ने टिकट्स देने हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें डेट आना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ये भी शुनीद आती है, एक अप्रीहेंशन है कि या जैसे अभी आपने बात की जी, हुकूमत तो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहती, और अगर इलेक्शन में नहीं जाना चाहते तो फिर क्या आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि 90 दिन से बढ़ के आप जो हुकूमत है केयर टेकर इसको कंटिन्यू करवा लें, या इस किस्म की टेक्नोक्रेट्स को लेके आगे चलें? तो उसमें रास्ता बिल्कुल कोई नहीं है, माँ सिवाय इसके कि एक जगह पे बड़ा काम हो रहा है कि जनाब अगर इस आइन में लिखा है कि जी अगर सेंसस नहीं होते हैं, अगर नई मर्दमशुमारी हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो जी नई हल्का बंदियां करेगा। ठीक है, अब नई हल्का बंदियां का प्रोसेस है, एक अपना तवील प्रोसेस है, मिनिमम 3 to 4 months तो उसमें लगते हैं, अपीलें होती हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं। नहीं, मगर आज अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं, हो जाते हैं, मर्दमशुमारी से पहले अनाउंस हो जाते हैं, तो फिर क्या मर्दमशुमारी का इंतजार किया जाएगा या पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, पुरानी पे होंगे, बिल्कुल पुरानी। यही वजह है कि डेट्स नहीं आ रही। हाँ, बज़ाहिर जो लग रहा है। नहीं, मगर ये तो यकम मार्च से मर्दमशुमारी शुरू होगी और फिर वो महीना भर चलेगी। देखिए, मर्दमशुमारी यकम से शुरू होगी, उसको ये इलेक्शन कमीशन को आइन ने बड़ी एम्पल पावर्स दी हैं, लेकिन जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि अब उस तरफ जो ध्यान है या जो फोकस है वो मर्दमशुमारी, उसके बाद डिलिमिटेशन, हल्का बंदियाँ, उसके बाद अपीलें, और इसको, और ये फिर ज़हन में रखिए अगर ये सिलसिला चलता है तो ये फिर आपका खाली ये केपी या पंजाब की हुकूमत नहीं, आगे जनरल इलेक्शंस नेशनल असम्बली के आ रहे हैं, उसमें भी तमाम हल्का बंदियाँ होंगी, फिर उसका भी सारा इम्पैक्ट होगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल तो में एक सिनेरियो पे ये है कि अगर अब फर्ज कीजिए कि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, बाकी 2 सूबों में हल्का फिर नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, और नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस इस तरह आएंगी कि सूबाई असेंबली का इलेक्शन किसी और हल्का बंदी पे हो जाएगा, नेशनल असेंबली का किसी और पे होगा, और ये तमाम प्रॉब्लम्स इसी को सामने रखते हुए या तो ये हो कि जी ठीक है जनरल, इसीलिए गालिबन कोशिश की जा रही है कि आप जनरल इलेक्शंस कॉल कर लीजिए पूरे मुल्क में, और एक दफ़ा से, और इलेक्शन कमीशन को ये तजावीज़ देनी चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को वो तो समझते हैं जी कि इलेक्शंस अगर होने हैं तो मुल्क के 60% अगर जगह पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं अर्ली, तो आप नेशनल असेंबली के भी करवाएं। लेकिन बात वही है कि क्या इलेक्शंस में फौरी जाना है, क्या इस मुल्क को हमने पॉलिटिकली स्टेबल करना है, या इस इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू करवाना है, इस इकोनॉमिक कंडीशन को हमने और मज़ीद गरीबों पे बोझ डालना है, जो कि शायद किसी और की प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि बस अपनी सियासी जोन सी है चालें वो चलते रहें, ठीक है, आवाम गरीब आदमी को नहीं देखें। मर्दमशुमारी वाला जो मामला है, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप जरा इस पर आप अपनी राय का भी इजहार कर दीजिए, फिर मैं अंदील साहबा के पास आता हूँ कि आपके ख्याल में अगर मार्च में मर्दमशुमारी हो रही है और अगले 2-4 दिन में अगर गवर्नर इलेक्शन की डेट दे देते हैं, तो इसमें कोई क्या आने वाली मर्दमशुमारी रुकावट बन सकती है, या फिर ये पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो जाएंगे? जब मर्दमशुमारी नहीं होगी तो उसके बाद आने वाले इलेक्शन जो हैं वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट ये है कि जो नेशनल असम्बली से रेजिग्नेशन आए हैं उनकी इंतखाबात 60 डेज में होने चाहिए, और जो असम्बलियाँ टूटी हैं उनके इंतखाबात 90 डेज में होने चाहिए। वैसे बाय दी वे जो है ना, हम ये आधा तीतर आधा बटेर करते हैं। आर्टिकल 140A के नीचे ये इलेक्शन होने थे, इमरान खान साहब के दौर में होने थे ना लोकल बॉडीज़ के,
और उस पर जजमेंट भी आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी देती रही बार बार, मगर वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ करते थे। तो वो शायद लोग माजी अपने दौर को भूल जाते हैं और फिर जो ना उसके बाद जो अगला दौर आता है उसमें तनकीद को याद रखते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो ना ये इसका शेड्यूल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है नहीं, आप असम्बलियां जो ना बिफोर टाइम तोड़ दीजिए, जो बाकी एक असम्बली रह गई है या 2 असम्बली सूबे में रह गई हैं, वफाक की भी और बाकी 2 सूबों की भी। तो बात जो है ना वो दोनों में कोई तवाज़ुन होना चाहिए। ये 2 असम्बलियां उनका तोड़ना हक था, उनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने तोड़ दी। उसका इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सर आंखों में दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए। मर्दमशुमारी को रुकावट नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मगर दूसरे को आप किस तरह से कंपेल कर सकते हैं कि बाकी 3 असम्बलियां भी तोड़ दो, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश है, इसलिए पूरी कर कामरान दें। साहब क्या होगा कि अगर अभी 2 सूबों में इलेक्शन हो जाता है, वो पुरानी हल्काबंदियों के तहत होगा और मजीद 2 सूबों में 6 महीने बाद होता है या नेशनल असेंबली में, तो वो नई हल्काबंदियों के मुताबिक होगा। तो एक ही सूबे में कौमी असेंबली का इलेक्शन, पंजाब में फर्ज कीजिए कि सूबाई असेंबली का इलेक्शन पुरानी हल्काबंदियों पे हो चुका होगा और जो कौमी असेंबली का इलेक्शन है वो नई हल्काबंदियों पे हो रहा होगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, क्या होगा? देखिए उसमें क्या होगा ये तो गैब के इल्म वाली बात है, मगर 2018 में क्या हुआ था वो सुन लीजिए। 2018 में, उससे पहले 2017 में मर्दमशुमारी हो गई थी। जब मर्दमशुमारी हो गई थी तो उसकी मुताबिकत में हल्का बंदियाँ शायद नहीं हो पाई थी और उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ होनी थी, मगर फिर उसका जो है ना एक इंतज़ाम जो है वो किया गया था और उस इंतज़ाम के तहत 2018 वाले इलेक्शन हुए थे। इसीलिए हम कहते थे कि बैठ जाइए, और बैठ के असल मसला ये नहीं है कि इलेक्शन 2 महीने पहले हों या 2 महीने बाद हों। असल मसला ये है कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो। आइंदा के लिए मईशत के ऊपर कोई जो है ना वो पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट आ जाए, आगे के लिए लोगों के दरमियान सियासत पे कोई एग्रीमेंट आ जाए। इलेक्शन 2-3 महीने आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता था। उस पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको पार्लिमानी जमहूरियत का या पार्लिमानी पॉलिटिक्स का जो है ना वो शायद उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है। तो जब उसने नहीं बैठना तो अब ये जो है ना सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इसमें लोग अदालतों में भी जाएंगे, इसमें लोग मुख्तलिफ इसके जो है ना वो तरीके निकालेंगे और मसाइल भी पैदा होंगे, मुल्क के लिए भी, लोगों के लिए भी, पोलिटिकल पार्टीज के लिए भी। मगर स्टिल जो है ना वो हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो कुछ भी हो दस्तूर के मुताबिक हो, और बाकी रिमेनिंग जो असम्बलियाँ हैं उनको भी दस्तूर के मुताबिक कंटिन्यू करवाना जो है वो जो लोग उनमें जो उनको प्रिजाइड करते हैं, जो उनके ट्रेजरी लीडर्स हैं, उनका जो है हक है, वो ये आपका हक नहीं है या आपकी ख्वाहिश के ऊपर जो है ना उसकी रेजोल्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो सारा मंजरनामा है अंदलीब साहबा, आपके भी तो जहन में ये होगा कि मर्दमशुमारी होने जा रही है मार्च में, आप अभी इलेक्शन मांग रहे हैं, तो क्या ये एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करने जा रहा है सारी सूरत हाल? ये क्या होगा अगर 2 सूबों के अब इलेक्शन हो रहे हैं, बाकियों के बाद में हो रहे हैं, तो ये मर्दमशुमारी कैसे इम्पैक्ट करेगी? आपके जहन में क्या है इस पर? देखिए, जो अहमद बिलाल महबूब साहब है, जो पिलडैट के स्पेशलिस्ट हैं इस पे, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज है इनका तो फौरन अनाउंस हो जाना ही चाहिए था स्केड्यूल, बिकॉज इस पे तो वो मर्दमशुमारी बिल्कुल नहीं आएगी। वो कोई नेशनल असेंबली का जब इलेक्शन होगा वो तो एक सेपरेट बात है, लेकिन इन दोनों का स्केड्यूल जो है वो आ जाना चाहिए था। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि ये सारा कुछ 20-22 करोड़ अवाम के सामने आ रहा है और ये लोग बैठते हैं रोज़, और सुबह बैठते हैं और शाम तक सिर्फ हमारे ऊपर दहशतगर्दी के, मेरे ऊपर केस करने, फलाने के ऊपर केस करने बैठते हैं। उससे हुआ क्या? मईशत इनके हाथ से निकल गई, दहशतगर्दी इनके सर पे आके पड़ गई, सियासी दिवालिया इनका हो गया, इंतखाबात ये में जा नहीं सकते, और बड़ी ओपनली धड़ल्ले से ब्लेटेंटली, जिसको कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन को मिला के पहले कहते थे सैलाब आ गए, फिर कहते थे पानी नहीं सूखा, फिर कहने लगे सिक्योरिटी नहीं है, फिर कहने लगे कि जी ये तो मर्दमशुमारी नहीं हुई। तो इस वक्त 22 करोड़ अवाम को एग्जैक्टली पता है कि क्या इस वजह से आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब बेचारे वो तो 0% पे आ गए हैं, उनकी जो भी रेटिंग्स हैं और वो है। तो अब मसला ये है कि 0% से जब आप आ जाएं और आप रोज़ बैठें टीवियों पे, आपके स्पोक्स पर्सन्स भी बैठें और एक अजीब सी बातें कहें, ये वो फलाना, और लोग देख रहे हो कि सिर्फ एक खौफ है, और वो खौफ ये है कि हम तो किसी तरह वो 13 बंदे लेके
बाजवा साहब के, और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लिया हमने, इंतखाबात हम कर नहीं सकते। कोशिश पूरी की, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, पैसे के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके पूरी कोशिश की, लेकिन 17 जून को भी हार गए और फिर 16 अक्टूबर को भी हार गए। जब ये 2 इलेक्शन हारे, पैसा लगा के, एस्टैब्लिशमेंट लगा के, ब्यूरोक्रेसी लगा के, तो उसके बाद तो इन्होंने कहा कि एक ही हल है कि माइनस इमरान कर दें, और उसमें फिर गोलियां भी बजी, उसको खत्म करने की कोशिश भी की गई, सब कुछ हुआ। लेकिन एक अल्लाह ताला भी तो है ना जी। जब आप इस कदर इंतहा पे पहुंच जाए कि 22 करोड़ में से पहले तो बेचारों को पता ही नहीं चलता था, अब चूंकि हर बंदे के पास वो यूट्यूब है और हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है, सबको पता है, इसलिए ये बैठ के पूरे प्रोग्राम में जो मर्जी कहें, प्रोग्राम के एंड में जाके आप इनकी रेटिंग्स देख लेना, लोगों ने जो जो कुछ लिखा होगा, मेरा ख्याल है कि कोई लिख ही नहीं सकता मेरे बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में। लोग जो है ना एकदम सही विद अ क्लिक। अब मसला ये है कि माइनस इमरान ये बात का आज तक आपको इनको भी समझ नहीं है। आप भी इस खदशे का, और इमरान खान खुद कई दफा कर चुके हैं कि मुझे पता है मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, और तभी ये पैटर्न चीफ बनाने की भी जो है वो तजवीज़ आई और उस पर बात हुई। तो सवाल ये है कि फिर पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है अगर उनको माइनस कर दिया जाता है? चले गिरफ्तारी तो आप कहते हैं कि जी गिरफ्तार नहीं कर सकते, कारकुन बुला लेते हैं, कारकुनान जमा हो जाते हैं, सड़क ब्लॉक कर देते हैं, किसी को आगे आने नहीं देंगे, तो ये तो आपकी स्ट्रैटेजी इमरान खान को गिरफ्तारी से रोकने के लिए नाअहली हो जाती है, तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने तोशा खाना पे तकरीबन 6-7 महीने गुजारे ना, आप भी देखते 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मैंने कहा जब लोगों का आटा नहीं मिल रहा, उन बिजली का बहरान आपने 17 साल में ऐसा नहीं देखा कि मतलब 24 घंटे बिजली पाकिस्तान में ही नहीं थी, अंधेरों में डुबो दिया, लिटरली अंधेरों में डुबो दिया। उसके बाद आपकी दालें, चावल, अंडे, रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपए हो गई, नान की कीमत 30 रुपए हो गई। तो इस वक्त अगर आपने ये करना है और आप तोशा खाना पे आपने 6 महीने लगाए, उसके बाद तोशा खाना में जो हुआ वो आपने देख लिया कि जब इनको इनके तोहफों का पूछा गया वो तोशा खाना गायब हो गया। अब ये सोच रहे हैं बैठ के कि अब क्या करें, कौन सा केस लेके आए। आप ये सोचें कि इनको 3.5 साल में एक केस खान के ऊपर नहीं मिला, एक केस। मैं तो कहती हूँ ये इससे बड़ी, यानी पूरे लगी इस्टेब्लिशमेंट लगी हुई, ब्यूरोक्रेसी लगी हुई, 13 पार्टियां लगी हुई, मिलके इनको घड़ी क्यों बेची वाला मिला, वो भी गायब हो गया। तो अब ये बैठ के अल्लाह माफी दे जो जो कुछ प्लान कर रहे हैं वो सारे 22 करोड़ अवाम को पता है, कर लें। पहले भी मुझे भी गिरफ्तार किया था, मुझ पे भी केसेस किए थे, खान को भी किया था, सबको किया था, हम तो खड़े हैं। लेकिन एक तो अल्लाह के बाद अवाम भी खड़ी है, और अवाम अगर खड़ी है ना तो फिर आप अवाम से पूछ लें, अवाम से फैसला ले लें, क्योंकि जमहूरियत में अवाम के अलावा कोई नहीं होता। सही, राइट जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर अभी राजा आमिर अब्बास साहब से तो मैंने राय ली थी इलेक्शन की तारीख के हवाले से, कामरान मुर्तज़ा साहब की भी मैं राय मालूम करता हूं कि इलेक्शन की तारीख कितने दिन में आ जानी चाहिए, या ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो 15 अप्रैल को कहें कि 15 मार्च को कहें कि 15 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ये उनका इख्तियार है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी हम इलेक्शन की तारीख पे बात कर रहे थे कि अभी तक हुकूमत ने, इनफैक्ट गवर्नर साहब ने जो है वो तारीख नहीं इलेक्शन की दी है, क्या, और आर्टिकल 105 का राजा आमिर अब्बास साहब ने हवाला दिया कि उसमें ये तो लिखा है कि ये 2 काम फौरी तौर पर करने हैं गवर्नर ने, या इन कामों की तरफ बढ़ना है, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी। आपकी अंडरस्टैंडिंग की या इंटरप्रिटेशन क्या है 105 की, कि कितने अरसे में गवर्नर को तारीख देनी है? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जहाँ तक मैंने समझा है उसमें जो है ना वो ये तो लिखा हुआ है कि इतने दिन में इलेक्शन होने हैं, मगर इलेक्शन देने की तारीख जो है ये मैंने तो, मुझे तो नज़र नहीं आई, किसी और दोस्त को नज़र आई हो किसी किताब में तो यकीनन बताएगा, तो फिर मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। इसके बाद जो आना है वो इलेक्शन का शेड्यूल आना है, और शेड्यूल देना जो है वो काम है इलेक्शन कमीशन का। मेरा ख्याल है कि ये आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है, और रीज़नेबल उसमें टाइम देंगे, वो अपने हिसाब से उनको मैनेज करना होगा। इस वक्त 3-4 बातें होंगी उनके सामने। एक असम्बली टूटी एक दिन, फिर दूसरी असम्बली टूटी उसके 2-4-5 दिन के बाद,
फिर उसके बाद तीसरे इस्तीफे आए, वो उनके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अब 90 डेज़ में एक इलेक्शन जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, दूसरी भी इलेक्शन की रिक्वायरमेंट 90 डेज़ है, और दूसरी कौमी असम्बली में जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं उनकी 60 डेज़ जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट है। अब जाहिर है आपने 3 जगह पे तकरीबन इलेक्शन करवाने हैं। जब आपने 3 जगह पे इलेक्शन करवाने हैं तो आपने कुछ सोच विचार तो करना होगा ना, कोई मैजिक वो तो नहीं है कि अलादीन का चिराग है कि फ़ौरन जो है ना वो कर लेंगे। मुख्तलिफ तरह से कुछ चीफ सेक्रेटरी से मशवरा हो रहा होगा, किसी और से मशवरा होगा, जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है उनसे मशवरा होगा कि इस वक्त आप यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी दे सकते हैं इस सूबे में, या फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ तय। इसके बाद पैसों का इंतज़ाम, उसके बाद जो है ना वो उसके लिए स्टाफ का इंतज़ाम। तो ये जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है, मगर इतना भी नहीं है कि आपको जो है ना इसमें महीने लग जाएंगे। रेस्ट अश्योर कि टाइम के ऊपर इलेक्शन होंगे और दुरुस्त इलेक्शन होंगे। सर, ये जो आवाज़ें बीच में आ रही हैं कि जी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अबूरी हुकूमत की मुद्दत को, इसमें कोई गुंजाइश देखते हैं आप कामरान साहब? मुझसे कुछ पूछा आपने? कामरान मुर्तज़ा साहब? जी कामरान साहब, मुझसे कुछ पूछा? हाँ रिपीट कर दीजिएगा ज़रा, मैं नहीं सुन पाया आपकी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक डिस्कशन हो रही है या कुछ लोगों की राय आ रही है, मैं इरफान कादिर साहब मेरे शो में थे, वो कह रहे थे कि जी बिल्कुल आईनी तौर पर मुमकिन है कि आप इलेक्शन जो है वो 90 दिन में ना कराएं, रास्ता मौजूद है, और अगर जो है वो कोई ऐसी मुआशी इमरजेंसी है या सूरत हाल ऐसी नहीं है तो इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, और ये जो 3 महीने की अबूरी हुकूमत है इसको लॉन्गर पीरियड के लिए भी ले जा सकते हैं। आपकी राय भी है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरी राय ये है कि अगर कोई चीज़ लिखी गई है दस्तूर में तो इसकी इज्जत देनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे इमरान खान ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में किया। दस्तूर में उसके इलेक्शन का लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, इसके बावजूद जो है ना वो रोज़ कभी कहाँ छुपते थे कभी कहाँ छुपते थे। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, और जो शेड्यूल जो है जो जिस तरह से तय किया हुआ है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी के मुताबिक होना चाहिए। शेड्यूल आना चाहिए, 2 दिन आगे आ सकता है, 2 दिन पीछे आ सकता है, हफ्ते बाद आ सकता है, 10 दिन बाद आ सकता है। रीजनेबल टाइम, लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब साहब चूंकि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो हैं वो 2-4-5 दिन के फ़र्क के साथ तहलील की गई हैं, और गवर्नर्स को जो असम्बली भेजी गई है या सिफारिश की गई है वो भी 2-4-5 दिन के फ़र्क से की गई है। ये इलेक्शंस एक ही दिन में होने चाहिए दोनों सूबों के? एक रोज़ में होने चाहिए, और इसमें कोई ये नहीं लिखा हुआ कि जिस दिन 90 दिन मुकम्मल होंगे इलेक्शन का वो डेट होगा। उसमें लिखा है विदिन 90 डेज़। 2 माह बाद भी हो सकते हैं, 45 डेज़ के बाद भी हो सकते हैं, 65 डेज़ के बाद भी हो सकते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक देखना है, और ग़ालिबन लगता यही है कि एक ही रोज़ अगर ये इलेक्शंस हुए तो एक ही रोज़ होंगे। और बात जो आप दूसरी कर रहे हैं कि जी इरफान कादिर साहब की कि जी नहीं बिल्कुल रास्ता मौजूद है एक्सटेंशन का, देखिए रास्ता मौजूद है आर्टिकल 132 और उसको पढ़ा जाए, और दूसरा 130 को तो बड़ा क्लियरली है कि वॉर लाइक सिचुएशन हो, कोई मुल्क में ऐसी हो चीज़ें हों, कहीं भी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो सूबों से आपने लेनी होती है। सूबों की हुकूमत ही नहीं है, वहाँ पे सूबे में आप कैसे कर सकते हैं? और फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत हुकूमतें नहीं, जो सिंपल इमरजेंसी है जिसमें डिक्लेयर किया जाए तो उसकी मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। वो भी सदर ममलिकत की उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनकी कॉन्सेंट है। और ये कैसी इमरजेंसी होगी कि जिसकी प्लानिंग पहले से शुरू कर दी जा रही है। इमरजेंसी तो अचानक से आके लगती है कि जी अभी इमरजेंसी की तैयारियाँ हो रही हैं कि इमरजेंसी ले आओ तो इलेक्शन फिर डिले कर दो। ये जब 90 दिन में इलेक्शन होंगे कभी भी नहीं ऐसे, तो उससे पहले ये जो अभी इस्तीफे मंजूर हुए हैं उसके इलेक्शन हो चुके होंगे, यानी पहले वो होंगे 60 दिन के अंदर होने, चूँकि उसके बाद फिर 90 दिन में दूसरे इलेक्शन होंगे, तो फिर उसके बाद पीटीआई दोबारा इस्तीफे देगी, फिर उसके 60 दिन में इलेक्शन होंगे। क्या होगा सर? देखिए बात तो हो रही है ना इकोनॉमी के। हाँ, अगर ये आज ऐसे डॉलर ओपन मार्केट में 252 रुपए लीगली ट्रेड हुआ, ट्रेड हो गया ना। हाँ, आज पहले दिन ये काम हो गया। तो अब आप देखें कि अगर 60 दिन के बाद नेशनल असेंबली की इलेक्शंस होती हैं, वो इलेक्शंस 5 साल के लिए तो नहीं है, वो इलेक्शंस तो पीछे में 5 हफ्ते रह जाएंगे, या 6 या 10 कितने रह जाएंगे आप देख लेना। अगर पीछे जो 25 जुलाई तक असेंबली की अगर मुद्दत है तो 2 माह के लिए आप मुल्क में क्या
120, 125, 30 सीटों पे इलेक्शन करवाएंगे कि 2 माह बाद आपको फिर दोबारा से कराना, वो तो फिजिबली किसी भी तरीके से नहीं है। हम कोई ये काम तो नहीं कर सकते कि जी हमारे पास 2 रोज़ के लिए या 2 हफ्तों के लिए ये है। सही। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक दफ़ा ये सिलसिला हुआ, गवर्नमेंट स्टॉप पे लोई जिलानी का केस था, आप केल में, उन्होंने कहा हम उस मोड में आ गए हैं, तो परहैप्स के फिर ये अदालतों की तरफ से इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और फिर इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि जो पार्लियामेंट का काम है हर चीज़ को उठा के सीएम लगाना है, अदालत में जाके चैलेंज हो गया, ये हो गया, अदालत में जा रहा है, तो ये भी अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अनलीब साहब, आप जब 35 सीटों पर इस्तीफे पहले दिन मंजूर हुए थे तो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी तमाम 35 सीटों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ने के बाद वो जीतेंगे और उसके बाद वो दोबारा इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही फैसला है कि तमाम 125 सीटों पर या 120 सीटों पर जितनों पर भी इलेक्शन हो रहा है सभी में इमरान खान इलेक्शन में उतर रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, तो इन्होंने तो कह दिया है कि जी आप देखें इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि वो कहते हैं जी हमने लड़ना ही नहीं है। आप सोचें कि वो 122 सीटों से भाग गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो उनके क्या कहते हैं इशारों पे नाचती है उसको कहा है कि जी अभी इलेक्शंस ही ना अनाउंस करो। उनको कहा है कि जी ओवरनाइट इनकी नोटिफिकेशंस दे दो। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खुद 22 करोड़ को बता रहे हैं कि हम इतने खौफजदा हैं कि हम मार देंगे लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम 122 सीटों को छोड़ देंगे लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब वो तरीकाकार क्या कर रहे हैं, इधर से उधर से इदारों के साथ मिलके धांधली के साथ। आपने देखा जो कराची में हुआ कि फॉर्म 11 के ऊपर जीत रहे हैं सारे और बाहर आके पता चलता है कि जी 2000 को 4000 कर दिया हुआ है। तो अब तो वो इस किस्म की ब्लेटेंट चीजें कर रहे हैं जिससे 22 करोड़ अवाम में अगर इनकी लेट से कुछ लाख इनकी फॉलोइंग थी भी तो वो नहीं होगी। मैं शर्त लगा के गई थी कि इनको घरों से इस वक्त वोट नहीं मिलेगा। सही है, लेकिन अभी एक और डिबेट की इनिशिएट हुई है। कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब को शायद एक सेकंड थॉट आ रहा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि ये गलत हो गया। ये सूबों से देखें रिजाइन करने की वजह से ये हुआ कि अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। वहां पर अब आप कह रहे हैं कि जी हम देखें हमारे मुखालिफ लोगों को लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, रात भर कारकुनों को जमा किया गया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि फिर ना ही अपनी हुकूमत दी होती तो ज्यादा बेहतर था? ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। देखिए, आप कंपेयर कर रहे हैं एक इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी को जिसमें ये स्टेटस को की जमातें 70 साल ऐसे ही करती रही हैं। ये तो कॉम्प्रोमाइज करती रही हैं, ये तो सीटों के साथ चिमटी हुई हैं। इन्होंने तो वो 13 बंदे लेके अपना बाजवा साहब के सब चीजें बेड़ा कर दी, मुल्क का बेड़ा कर दिया, दाव पे लगा दिया। एक जमात का तो लीडर 4 साल से बाहर है, हमजा भी गया, मरियम भी गई छोटी सी सर्जरी कराने, वो तो भाग चुके हैं और दोबारा भाग जाएंगे। इमरान खान है, कभी भी बड़ी कोई चीज अचीव नहीं हुई जब तक आपने रिस्क नहीं लिया। कभी भी कोई भी सक्सेस दुनिया के किसी बंदे या मुल्क की आप ना देखें जिसमें उन्होंने किश्तियां जला के ना काम किया हो। तो फिलहाल आपको ये लग रहा होगा और आप कोशिश ये कर रहे होंगे, कंपेयर करते हैं आप पास्ट में और इन लोगों को कि अभी तक चिमटे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक सियासत डिफरेंट टाइप की सियासत है। ये है हम जिसको कहते हैं ना कि ये मुल्क के इस वक्त जिस दहेज पे है ये सब एक्सपोज हो गए। 13 पार्टियां हम कहते थे इकट्ठे होंगे, अब इनको ऐसा ठप्पा लगा है कि ये सारी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी देखिए, आपने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। बहुत शुक्रिया अनलीब अब्बास साहबा, कामरान मुर्तज़ा साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।